कौन सा चैप्टर था? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, हमारी बॉडी में एक तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और एक दूसरा कौन? एक दूसरा भी है ना, हार्मोनल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम भी अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें क्या पढ़ेंगे आप? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना। तो ये क्या न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहेंगे? न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूरॉन्स के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोग कल समझ लिए थे, लेकिन आज फिर से एक क्विक रिवाइज करेंगे। और इसके बाद जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरल इंपल्स, कैसे कंडक्ट होता है, जो नर्व इंपल्स होता है वो कैसे कंडक्ट होता है और कैसे जनरेट होता है, यही चीज हम देखेंगे। अगर न्यूरॉन्स की बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसका ऑलरेडी हम लोग डायग्राम डिस्कस कर चुके थे। तो इसका ये पार्ट्स क्या होता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो क्योंकि कल पढ़ा चुके हैं। सेल बॉडी, और ये एक्सॉन, और ये क्या हो गए? ये एक तो एक्सॉन और एक सेल बॉडी, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग जनरेशन और कंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे मेन बात है कि ये जो एक्सॉन वाला पार्ट्स होता है, एक्सॉन वाला पार्ट्स कैसे इंपल्स क्रिएट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, एक्सॉन के टर्मिनल से, मतलब स्टार्टिंग से टर्मिनल तक कैसे इंपल्स होता है और इसके थ्रू मसल्स में ट्रांसफर होता है। मान लो किसी ने आपको चिटकिन काटा या फिर कुछ किया और आपने उसको तड़ाक से तमाचा मार दिया ना, तो कैसे उसके लिए प्रोसेस होगा आपके न्यूरॉन्स के अंदर, तभी तो आप कर पाएंगे। तो क्या होता है, इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? तुरंत तुरंत रिप्लाई करो, टाइम ना लगाओ, तुम ही लोग बताओ बताओ। एक्सोलेमा हो गई बात। और इसके बाद बात यहाँ ये ध्यान देने वाली है, ये क्या होती है? एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती? माइलिन की शीट। जब हम लोग कंडक्शन देखेंगे, जनरेशन देखेंगे, तब देखेंगे कि कंडक्शन माइलिन अनमाइलेटेड न्यूरॉन्स में कैसे होता है और जिसमें माइलिन प्रेजेंट है उसमें कैसे होता। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अनमाइलेटेड न्यूरॉन्स के अंदर कैसे कंडक्शन जनरेट होता है। बात समझ में आई? इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। और ये बताइए न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल सेल्स है या फिर नॉन एक्साइटेबल? बताइए, दिमाग लगाइए। एक्साइटेबल है।
और ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, बताना ना पड़े, ठीक है, रिवाइज ना करना पड़े बार बार, क्योंकि ध्यान में रखा करो, तुरंत रिप्लाई किया, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है तुम लोग खुद ही रिप्लाई किया करो ताकि बार बार तुमको याद आता रहे। टॉपिक क्या है? जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। एक पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के अंदर कैसे कंडक्शन होता है और कैसे नर्व इंपल्स जनरेट हो, नर्व इंपल्स देखेंगे। समझ में आया कि नर्व इंपल्स कैसे जनरेट हुआ है किसी एक्सॉन के अंदर, समझ में, और उसका कंडक्शन कैसे हुआ कि इंड तक पहुंचा, तो कैसे पहुंचा, उसके लिए भी प्रोसेस है, समझ में आया। जबकि देखो हमारी बॉडी में कितनी फास्टली प्रोसेस होता है ना, लेकिन अभी जब स्टेप पढ़ेंगे तब सोचेंगे कि इतना लंबा प्रोसेस होता भी है, समझ में आया। हम केवल एक्सॉन के अंदर देखेंगे, हम एक्सॉन का ही डायग्राम बनाएंगे, समझ में आया। इधर समझिए, ये मान लो इधर ये सेल बॉडी है, इधर क्या है? सेल बॉडी है, और इधर क्या है? क्या है? ये क्या थे नीचे? साइनेप्टिक नोब, याद रखो। तो हमने वो दोनों डायग्राम नहीं बनाया, पहले ये जनरेशन और कंडक्शन देखते हैं इसके अंदर। तो जनरेशन और कंडक्शन कराने के लिए कुछ इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो रहेगा, इसके अंदर कुछ तो फ्लूइड भरा ही होगा, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा, और इसके आउटर भी कुछ फ्लूइड है ना, तो उसको क्या कहेंगे? अंदर भी फ्लूइड है और बाहर भी है, तो बाहर वालों को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अंदर को क्या कहेंगे? इसको हम और भी कुछ कह सकते हैं, ईसीएफ भी कह सकते हैं ना। और इसके अंदर वाले को कहेंगे, मयंक बात नहीं फिर पूछेंगे स्टेप वाइज, तुम ही लोगों को आज लास्ट में आके यहाँ प्रेजेंटेशन देना है इसी का। आईसीएफ यानी कि इंट्रा फ्लूइड। इतनी बात सबको समझ में आई कि इसके अंदर क्या इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और इसके जो बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और ये रेस्टिंग, जब कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी स्टिमुलस नहीं पाया जाए, तब की कंडीशन बता रहे हैं हम। उसको क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या कहेंगे उसको? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरएमपी। आरएमपी ये कब की कंडीशन है? आरएमपी की कंडीशन, जब वो रेस्ट में है, कोई भी स्टिमुलस जनरेट नहीं हो रहा। समझ में आई? तो इसमें क्या रहते हैं, इसकी ये रेस्टिंग, ये टाइम बनाने के लिए कुछ तो फैक्टर होंगे ना, जो ये टाइम को बना मेंटेन करके रखते हैं।
तो एक चीज याद रखना, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी एक्सोलेमा है, इसके आउटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब मेम्ब्रेन के आउटर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिवली चार्ज रहता है। इसको रेड से करते हैं। बाहर क्या रहता है? पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और अंदर क्या रहता है? निगेटिवली चार्ज रहता है। और इसको पॉजिटिव और निगेटिव बना रहे, और इसका पोटेंशियल कितना रहता है? -70 मिली वोल्ट। ये चीज याद रखना, इतना चार्ज रहता है। अभी जब आप इसका कंडक्शन पढ़ेंगे, नर्व इंपल्स पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है। +30 कैसे हो जाता है? माइंड में एक रहता है ना, जब आप बुक्स वगैरह देखते हैं, +30 हो तो कैसे गया, -90 कैसे पहुंचा, तो वही चीज हम देखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है? -70 मिली वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब रहता है, कितना रहता है? ऑप्शन में दे दिया -90, +30, -70, तो क्या रहेगा? -70। ये डीप पोलराइज्ड कंडीशन है। ये क्या है? पोलराइज्ड कंडीशन। तो इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है, यहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं? इसके लिए कुछ पॉइंट्स अलग से तुम लोगों को इधर लिखवाते हैं, कुछ पॉइंट्स। इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है उसपे क्या प्रेजेंट रहते हैं? सोडियम, किस पेन से लिखे हैं? सोडियम, पोटेशियम, लीकी चैनल। मतलब सोडियम के लीकी चैनल्स रहते हैं और पोटेशियम, इसको ऐसे लिखो, लीकी चैनल्स होते हैं नंबर 1। एक तो हिल रहा है, सोडियम के और पोटेशियम के। ये चीज याद रखो, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो। नंबर 1 पॉइंट है, समझ में आया? और दूसरा क्या है कि इसमें कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या प्रेजेंट है? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? लीकी चैनल्स हो गए, और इसको शॉर्ट मतलब ब्रैकेट में लिख लो VGC। हम वहां पर शॉर्ट ही फॉर्म यूज करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, समझ में? इसके लिए क्या लिखेंगे? LC, लीकी चैनल्स के लिए हम इसके लिए शॉर्ट फॉर्म ही यहां पर यूज करेंगे, तो आप लोग समझ जाना, समझ गया? और एक लास्ट में कुछ था, एक्टिव पंप, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। इतनी बात समझ में आई? ये ये कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मेम्ब्रेन पर। और यही कैसे सोडियम को अंदर ले जाते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है, इन्हीं के माध्यम से। कैसे होता अभी देखना, अभी आप लोग। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है? पोटेशियम या सोडियम? बताइए, कुछ पता है? यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन मोस्ट हाई, बहुत ज्यादा रहती है, समझ में आया? और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या रहता है? पोटेशियम ज्यादा रहेगा। बात समझ में आई? अब इस कंडीशन, लीकी चैनल्स की कंडीशन में देखा जाए, इसमें बनाते हैं हम, इस वाली। देखो ये जो चार्ज बनाया है केवल एक ही मेम्ब्रेन में नहीं रहता, दोनों मेम्ब्रेन में रहता है। हमने इधर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहां पर कुछ और भी मेंशन करना है पॉइंट्स।
ये हो गए सोडियम लीकी चैनल्स। ये क्या है? सोडियम लीकी चैनल, एलसी मैंने लिख दिया है, ध्यान देना, सोडियम लीकी चैनल। अच्छा ये बताओ, और एक बात याद रखना, जो लीकी चैनल्स होते हैं ये पैसिवली काम करते हैं, यहीं पर पॉइंट लिख लो। पैसिवली रहते हैं, पैसिवली। अब तुम बताओ ना, एक्टिव और पैसिव, जब कोई चीज एक्टिव स्टेज में है या पैसिव स्टेज में है तो क्या होगा, बताओ 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 मैम। जब कोई चीज है, मान लो कि ये कोई भी मीडियम है, ये दोनों मतलब वो बर्तन चालू रहता है, काम होता रहता है। पैसिव ये है कि ये है ऑलवेज ओपन, एक्टिव भी रहते हैं और ऑलवेज ओपन। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव में क्या रहता है, एनर्जी लगानी। आप पढ़ाई नहीं करते हो और आपकी मम्मी एनर्जी अरे बेटा पढ़ लो पढ़ लो, एनर्जी लगाती है ना, तो तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, फिर भी तुम जबरदस्ती पढ़ते हो। ये क्या हुआ, एक्टिव। और पैसिव में क्या होगा कि तुम्हारा खुद का हुनर है, हाँ मुझे पढ़ाई करना है और मुझे डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है ना, इससे आप खुद से मोटिवेट होते हो। और पैसिवली रहता है, पैसिवली रहता है ना कि आप खुद से कर लोगे, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखिए, तो क्या हुआ था, जब सोडियम लीकी चैनल्स ओपन हुए तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या था, सोडियम ज्यादा था। तो पैसिवली में क्या होता, जो चीज ज्यादा है ज्यादा से कम की ओर जाएगी, ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट होगा। तो सोडियम बताइए अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा? बाहर आएगा। अच्छा, बाहर तो ज्यादा है, बाहर तो ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि बाहर सोडियम है ही नहीं, है, लेकिन क्या है, पोटेशियम ज्यादा है। हाँ, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, सोडियम भी है, ऐसा नहीं। तो हमने ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज ज्यादा है वही चीज बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा, क्या करेगा, सोडियम, सोडियम अंदर प्लस का चार्ज करेंगे, है ना। तो क्या होता है, और यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, ग्रीन से। पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, पोटेशियम। इसको दूसरी तरह से बना देते हैं। समझे, इससे क्या होगा, पोटेशियम जब लीकी चैनल से क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा पोटेशियम, अंदर से, इसको लिख लेंगे पोटेशियम लीकी चैनल, और यहां से यहां गया क्या, पोटेशियम। इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, इतना समझ में आया कि क्या। और आपने देखा होगा कि ये मैंने छोटा बनाया और इसको बड़ा बनाया, क्यों, ये मोस्ट परमिएबल होता है और ये लेस परमिएबल, मतलब इसमें उतनी कंसंट्रेशन से मूव नहीं कर पाएगा जितनी तेज से इसमें करता है, निकला। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए मैंने एक चीज और लिखा था, यहां पर प्रेजेंट रहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, वीजी प्रेजेंट रहेंगे, क्या प्रेजेंट रहेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इनका क्या होगा, ये एक्टिव काम करते हैं। अब बताइए इसमें एनर्जी लगेगी कि नहीं, एक्टिवली काम करते हैं, लगेगी ना। ये काम क्या करते हैं, 2 सोडियम को अंदर ले जाते हैं, 3 सोडियम को, और 2 को बाहर करते हैं। इसको सही है कि नहीं,
इसमें क्या रहेगा? इतनी बात सबको समझ में आई? ये ये क्या है, इनको लिखे दे रहे हैं, तो वोल्टेज गेटेड चैनल शॉर्ट में लिखा है। ये क्या है? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। तो इनका काम क्या रहता है, यहां पर याद रखने, एमसीक्यू में फंसा देगा कि वोल्टेज गेटेड चैनल रेस्टिंग टाइम में, किस टाइम में? आरएमपी टाइम में। मान लो शॉर्ट में यही दे दिया, ये भी याद रखो, इस टाइम पर कितने पोटेशियम बाहर जाते हैं या फिर कितने पोटेशियम अंदर जाते हैं और कितने पोटेशियम बाहर जाते हैं। और ये एक्टिव काम करता है कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है पोटेशियम, तो इसी से ये सब मेंटेन रहता है। अब आप खुद ही गेस करो, यहां पर पोटेशियम ज्यादा जा रहा था, सोडियम अंदर ज्यादा जा रहा था, उसी को मेंटेन करने के लिए सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर आए और पोटेशियम के 2। अब देख लो, समझ में आया पूरा? ये किस मतलब टाइम होगा? आरएमपी, नॉर्मल कंडीशन में। अब इसको ड्रा कर लीजिए आप। तो इसके बाद हम जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स देखते हैं। नर्व इंपल्स, उसके बाद कंडक्शन देखेंगे। पहले इंपल्स देखेंगे और फिर कंडक्शन देखेंगे। दिखाइए, नहीं समझ में आया ना उसमें? दिखाओ कि ये तो नहीं कि मैंने ऊपर नीचे बना दिया तो उससे नर्व इंपल्स अभी तो बनाने जा रहे हैं इसको हम। मैम ये जो बनाया ये तुम्हारे इसमें नहीं बना होगा, हमने बना दिया। ये रेस्टिंग टाइम का लिखा होगा कहीं पर। हाँ मैम लिखा होगा, हाँ ये रहा है, ये तो लिख लिए। ठीक है। वही मैम हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेन, कुछ कुछ पॉइंट मिले, जैसे ये रहा इम्पल्स। ये हम अभी तो तुमको यही बता रहे हैं ना कि रेस्टिंग पॉइंट। हाँ, ये तो रेस्टिंग पॉइंट। अभी नर्व इम्पल्स का बताएंगे हम, फिर कंडक्शन का बताएंगे। ये सब एक में ही दिया गया है इसमें, ये सब एक, ये तो ये वो है, मतलब ग्राफ है, इसको भी हम समझाएंगे कैसे 30 पे पहुंच जाता है, कैसे फिर 90 पे। अभी इसके अकॉर्डिंग इसको ड्रा कर लो तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कंफ्यूज कर देगा। इरेज कर दें इसको। और ये किस कंडीशन में है? अनमाइलेटेड, जब माइलिन शीथ एब्सेंट है। मतलब इसमें तो नहीं है, जब नर्व इंपल्स बताएंगे तब। ये तो रेस्टिंग का है, माइलिन हो या ना हो। इरेज कर दे रहे हैं। चलो ऊपर लिखते हैं तब तक। जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। और एक बात ध्यान रखना, जब ये वाला चैप्टर बहुत ब्रीफ हुआ करता था पहले, इसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी सारे, नोज, आई, इन सब के बारे में इंक्लूड था, लेकिन अब बहुत ज्यादा काट दिया गया, कट गया ना सिलेबस, पहले से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। क्या हुआ? महंगा हो गया? बढ़िया हो गया। केमिकल कंट्रोल, हाँ, लेकिन इससे बहुत कम, मतलब रिड्यूस हुआ है।
अच्छा खासा तैयार होकर गेट पे खड़े थे। मैम सब बात नहीं कर रहे थे यार, आप क्या आई बात की अभी 10 मिनट लाइन स्टॉप की तो पूरी सारी बड़ी चाप और पेपर हो गया है क्या। मतलब मैम आप गए वो अंदर हम सर से वही बता रहे थे सर, बोले थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। आपने कॉल बैक किया था ना थोड़ी देर बाद, तो कॉल किया था। क्या हुआ? ये चाहते थे हमारे घर में हम जाते और घर से कौन? तो आ जाते हम वही क्लास लगा देते, लाइब्रेरी मेरे घर पे बनी है ना, लाइब्रेरी में और क्या है? चाहे जब आ जाओ। सारे कंपटीशन की सारी बुक्स हैं, एलएलबी की सारी बुक्स हैं, अरे हर हर उसकी नेट की पूरी बुकें मेरी बुकें हैं, बाकी उन लोगों की पूरे पर्सनल है, वो किसी दूसरे की नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सब लोग करते ही थे, उनके हैंड रिटेन नोट्स सारे रखे हैं। हमारे यहाँ बेच पंजीरी पंजीरी में बेचा नहीं जाता है। सब 8th 7th, क्योंकि शिक्षक जो भर्ती मतलब चलता उसके लिए तैयारी करते हैं भैया लोग, तो उसके लिए 7th की बुक्स, मैथ की बुक, ये बुक वो बुक। ट्वेल्थ की एक ही सिंगल है, क्योंकि हम ही बायो के थे, बाकी सब मैथ के थे। मैथ की तो तुमको डबल तिबल चौबल मिल जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास है, लेकिन मेरे घर पे है, वहाँ वहाँ घर पे है मेरे, क्योंकि हम ही बायो से थे, बाकी बायो से कोई नहीं। बता दीजिएगा हमारे लिए बात करेंगे। मैं अपने दोस्त से कहा है, वो कहेंगे कि सीटी एग्जाम एक बार देंगे। अच्छा, कितना नोट किया सब लोगों ने? मैम चेक कर लीजिए, हमने गंदा संदा लिखा है, मैं क्या नोट कर लेती हूँ। अब एक छोटी सी हेडिंग डाल दो आरएमपी की, इसके अंदर कुछ लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस मैंने बताया, शायद तुम लोग भूल जाओ। इसको मेंटेन करने, इसका फुल फॉर्म बताइए, बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अच्छा दिखा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं? इसको एक चीज तो यहाँ पर निगेटिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं, निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो पहला पॉइंट लिखो, प्रेजेंस ऑफ मोर निगेटिव चार्ज प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज प्रोटीन। यहां पर क्या प्रेजेंट रहती है? निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स। और क्या प्रेजेंट रहते हैं? पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या रहते हैं? ये मोर लीकी रहते हैं, इज मोर लीकी किसके कंपैरिजन में? और सोडियम लीकी चैनल इज लेस लीकी। ये चीज मैंने यहां पे बताया ना, ये मोर लीकी होते हैं, ये पोटेशियम ये मोर लीकी होते हैं, जिससे कि ज्यादा पोटेशियम बाहर आ जाता है, और ये लेस लीकी होते हैं, कम। पोटेशियम मोर लीकी होते हैं और सोडियम लेस लीकी होते हैं, जिसके कारण ये मेंटेन्स रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और क्या प्रेजेंट रहते हैं?
phases of nerve impulse. Phases of बताइए कौन कौन से फेज होते हैं मयंक? फेजेस कौन कौन से होते हैं? तुम्हारे घर पे ही शिकायत करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरवाने का टाइम है, जाओ। कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहला आरएमपी फेज, रेस्टिंग। इसको क्या कह सकते हैं? पोलराइज्ड फेज भी कहते हैं ना। और दूसरा अरे पोलराइज्ड फेज, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। वो तो मुझे पता है कैसे बताया। इसको हम ये इतनी फेजेस तो होती हैं, हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे पोलराइज्ड स्टेज आती है, कैसे डीपोलराइज्ड आती है और कैसे रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन कब क्रिएट होती है। ग्राफ बाद में बनाएंगे लास्ट में, पहले डायग्राम। हाँ पहले डायग्राम देखेंगे, वो मत देखो, उसका तो तुम्हें समझ में आ ही नहीं सकता आज की डेट में। नर्व इम्पल्स कब क्रिएट होगा? जब आपको कोई स्टिमुलस, मान लो आपको सुई चुभी या फिर कोई स्मेल आई, हाँ कुछ भी एक्टिविटी, हाँ कुछ के किसी के भी अकॉर्डिंग आ सकती है। तो जब आपको और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, कितना चाहिए? क्या चीज? हाँ ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। ध्यान देना तुम लोग एक एक पॉइंट। क्या मिला? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो पहले की कंडीशन में क्या था? कितना मिली वोल्टेज था? -70 मिली वोल्ट था। ये चेंज होकर कितना हो गया? 55 मान सकते हैं, 55 60 भी हो सकता है। समझ आया? इतना जब हुआ तो इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है, इसमें क्या हुआ? इसके जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्या है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। ये जब ओपन हुआ तो यहां क्या होगा? सोडियम अंदर आएगा। सोडियम क्या होगा? अंदर आएगा। जब यहां सोडियम अंदर आ गया, यही कंडीशन होती है ना,
सोडियम यहां पर क्या होगा, एंटर करेगा, तो कौन सी कंडीशन जनरेट होगी? भाई जब कोई यहां पर क्या था, पहले माइनस था, अंदर क्या था, माइनस चार्ज था, और बाहर प्लस था। तो जब प्लस वाली चीज कोई अंदर आएगी तो प्लस अंदर ज्यादा हो जाएगा ना, अंदर प्लस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो ओपन ही नहीं हुए। ओपन हो जाते तो जाहिर सी बात थी, तो पोटेशियम बाहर चला जाता तो मेंटेन हो जाता। लेकिन क्या हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए और सोडियम बाहर से, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या था, सोडियम ज्यादा अमाउंट में था, वो बात तो आपको याद है। तो ज्यादा से कम की ओर आएगा, तो बाहर ज्यादा था, जैसे ही चैनल ओपन हुए बाहर से अंदर आ गया। नहीं बात समझ में आई? तो यहां पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां अंदर प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा अंदर, और बाहर माइनस। तो ये कौन सी कंडीशन होगी बताइए? मैंने ये वाली कंडीशन नहीं बनाई, डीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। मान लो आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया कि डीपोलराइजेशन की कंडीशन में क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा या फिर बाहर होगा, कौन से चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम पोटेशियम, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर पोटेशियम गेटेड चैनल? तो आप क्या कहेंगे, सोडियम। ये डीपोलराइजेशन की कंडीशन हुई। इसके बाद क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लिखे दे रहे हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या हो गए, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड, तुम दोनों बहुत बात कर रहे हो, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। अभी तुम ही दोनों से पूछ रहे हो, ओपन हुए, फिर जाहिर सी बात है जब यहां पर ओपन हो जाएंगे फिर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, मेंटेन हो जाएगा। तो लेकिन जब मेंटेन हो जाएगा तो उसको हम पोलराइजेशन नहीं कहेंगे, रीपोलराइजेशन, क्योंकि पहले डिपोलराइज्ड हुआ है फिर से वही कंडीशन में आया। इसको हम क्या कहेंगे, फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। अभी सबका डायग्राम चेक कर रहे हैं, सबकी कॉपी में मैंने जितना आज लिखा है सबकी कॉपी में देखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि तुम लोग बुक्स के बारे में केवल पता करते हो मैम कौन सी बुक लें, बेसिक नहीं कंप्लीट तुम लोगों का, तुम्हारा भी। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इस कलर से बनाते हैं। ये क्या है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अच्छा बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, पोटेशियम आउट होगा। समझ में आ गया? तब फिर क्या होगा, चार्ज नॉर्मल आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, माइनस चार्ज और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात सबको समझ में आई? इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन, ये जो देख रहे हो ये कंडीशन है रीपोलराइजेशन, लिखे दे रहे हैं हम। अब रीपोलराइजेशन नॉर्मल कंडीशन तो हो गई, लेकिन हाइपर पोलराइजेशन क्या है, हाइपर पोलराइजेशन। और हाँ, यहां पे जब डीपोलराइजेशन होगा तो ये कितना पहुंच जाएगा, -30 +30, ये भी
+30 मिली वोल्ट। +30 से 45। हाँ, वो वेरी करता है, लेकिन +30 समझा। और इसके बाद रीपोलराइजेशन में क्या होगा, फिर 70 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाएगा। जब ये ओपन ही रहता है, ओपन रहता है मतलब ये बंद ही नहीं होता, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब पोटेशियम अंदर से बाहर डाला जाएगा, पॉजिटिव वाली चीज पूरी तरह से बाहर चले जाएगी। मान लो कि ये रूम है, इसमें कुछ शरारती बच्चे, कुछ अच्छे, और अच्छे बच्चे पूरे निकल जाए और केवल शरारती बचे, तो क्या होगा, निगेटिव बच्चे बचे, बचे कि नहीं बचे। जैसे कि आज उल्टा है, तुम शरारती नहीं हो, ईमानदारी से कहो, सही बात। हाँ वो तो सीधी है। पोटेशियम ज्यादा मात्रा में निकल गया, तो अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा माइनस चार्ज, मोर निगेटिव चार्ज हो गया, और ऊपर प्लस। ज्यादा हुआ कि नहीं, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हुआ कि नहीं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। हाँ बता रहे हैं। देखो पहले क्या थी, पोलराइजेशन की स्टेज, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उस पर ध्यान दो। उसके बाद जब आपको कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई भी स्टिमुलस, जैसे मान लो कोई स्मेल हो या फिजिकल कोई भी हो, स्टिमुलस मिलने के बाद थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना रहेगा, -70 से कितना, 55। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल सिग्नल मिलते ही ओपन हो जाएंगे। कौन से, ये चीज याद भी, मतलब रटो नहीं, इसको रटोगे ना तो भूल जाओगे। उसमें सोडियम बाहर जाता था, जब आप एग्जाम देने जाओगे उसमें जब ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ। ये डायग्राम अपने माइंड में सेट करके रखो, स्टेप वाइज स्टेप सेट मेमोरी बना के रखो। तो इसमें सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुए, सोडियम, ये याद रखोगे पैसिवली काम करता है हाई से लो की तरफ। बाहर हाई था, सोडियम अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जब सोडियम गेटेड चैनल क्लोज हुआ और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, तो क्या हुआ, सोडियम बाहर जाना स्टार्ट हो गया, ये तो बंद हो गया। हाँ पोटेशियम बाहर जाता है, पोटेशियम बाहर, सोडियम कम रहता है तो सोडियम आता है। हाँ हाँ, हाई से लो की तरफ, ये याद रखना। तो इसमें पोटेशियम ज्यादा गया, तो लेकिन क्या हुआ, इसका चैनल ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा था। कोई चीज है ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा, तो ज्यादा मात्रा में चला जाएगा, अंदर ज्यादा माइनस का चार्ज हो गया, समझ में। तो ये कौन सी कंडीशन है, हाइपर, ये हाइपर पोलराइजेशन। वही तो बता रहे हैं कि ये जो पोटेशियम गेटेड चैनल थे ये बंद नहीं हो रहे थे, और ज्यादा मात्रा में पोटेशियम बाहर निकल गया, अंदर माइनस, हाँ अंदर माइनस। और अंदर का मतलब कि माइनस प्लस माइनस रहता है, तो क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती, जो कि मैंने पॉइंट्स लिखवाया है। इसके इंटरसेलुलर स्पेस में निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इसमें कितना हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट। अरे 85 से 90, 30 क्यों लिखा, 30 हो जाएगा। अंदर प्लस चार्ज देखो ना, अंदर प्लस का चार्ज ज्यादा हो गया, सोडियम आना स्टार्ट हो गया, बाहर निकल नहीं रहा, आ ही रहा है, तो प्लस का चार्ज हो जाएगा। ये कंडीशन किसकी थी, नर्व इंपल्स की। अब हम देखेंगे कंडक्शन में होगा क्या। कंडक्शन की एक ही बात याद रखो कि ये जो एक्सॉन है
जो एक्सॉन है, एक्सॉन के स्टार्टिंग से नर्व इंपल्स एंड तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, इसी चीज को हम कंडक्शन कहेंगे। इतना नोट कर लो ये डायग्राम, फिर बताते हैं। नोट हो गया? कंडक्शन की स्टेज देखते हैं हम जल्दी से, कितना टाइम तो हो गया। हाँ? पढ़ाइए मैडम। बस जल्दी से देख लेते हैं, इजी है, उसी से रिलेटेड है वो चीज, तो आप समझ ही गए हो। फिगर बना लो जल्दी जल्दी, लाइन ही तो खींचना है। स्टिमुलस मिला था, कौन से चैनल ओपन हुए थे? सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम गेटेड, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये ओपन हुए थे, सोडियम अंदर आया था। और हाँ, इसको हम कंडक्ट होना ना, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो इसके लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये ए वाला पार्ट्स है, बी वाला है, सी। अब इसमें देखेंगे कैसे कंडक्शन होता है, यहां से वहां गया, वहां से वहां कैसे गया। तो क्या हुआ, जब सोडियम अंदर आया और चार्ज क्या रहता है, बाहर पॉजिटिव रहता है, अंदर निगेटिव। लेकिन जब केवल इतने ही पार्ट्स में सोडियम आना स्टार्ट हो गए तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निगेटिव होगा। अब देखेंगे यहां से यहां कैसे, तो ये कंडीशन कब की थी, पहले नॉर्मली तो क्या था, आरएमपी की कंडीशन थी, पोलराइज्ड कंडीशन थी पहले। जब ये कंडीशन हुई तब क्या हुआ, यहां क्या होगा, जब ये कंडीशन आई, सोडियम आना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, वही सब है ये, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और जब एक बार स्टिमुलस पहुंच गया तो वो कंडक्टर, अब ये नहीं कि तुम्हें एक बार सुई चुभे तो बार बार चुभे तब जाके तुम उसको मारोगे, एक बार सुई चुभी बस लपेट दिया, तो एक बार स्टिमुलस मिला बस वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये नहीं कि बार बार अब यहाँ पे मिला, यहाँ पर फिर उसको स्टिमुलस मिले, नहीं, एक बार मिल गया बस, जहां से स्टिमुलस ये इसको देगा, इसको देगा, और फिर ये इसको, दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये कंडीशन हुई, अब ये क्लोज हो गया, और पोटेशियम गेटेड चैनल, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे पहले। हाँ भाई, यहां था, यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया था, सोडियम वाला बंद हुआ, पोटेशियम वाला ओपन हुआ, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर दिए, फिर वही कंडीशन नॉर्मल आ जाएगी, अंदर माइनस बाहर प्लस। जब इसने इसको दिया था तो यहां क्या होगा, यहां फिर प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा ना यहां, और यहां फिर क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। वही कंडीशन है यहां पर, लेकिन केवल इनसे कंडक्शन देखना है। यहां से यहां, फिर यहां से कहां पहुंचेगा, यहां, बस इसी तरह कंडक्शन होगा, सर्कल चलता रहेगा। कोई दिक्कत बताओ, यहां आरएमपी फेज, इतने यहां तक कंडक्शन में किसी को कोई दिक्कत,
देख लो, समझ लो, बस यही स्टेप था। और जो माइलिन शीथ है, जो माइलिन शीथ थी जिस एक्सॉन पे, उसमें क्या होता है? हमने एक्सॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, कल फिर बता देंगे, भाई ऐसे बता रहे हैं। यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट थी डायग्राम में। यहां पर कंडक्शन कैसे होगा, सवाल उठता है, कंडक्शन कैसे? यहां तो कोई शीथ प्रेजेंट है, इसके जो नोड्स यहां प्रेजेंट थे, इसको हम क्या कहते थे? नोड्स ऑफ रनवियर। क्या कहते थे? नोड्स ऑफ रनवियर। केवल यहीं पर होगा। यहां से कंडक्शन, समझ में आया? बस कुछ नहीं समझना इसमें। मतलब अच्छे से समझ लो।